मुझसे कहा कि तुम अभी भी यहाँ काम कर सकती हो। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं दिल ही दिल उसे पसंद करती हूँ। हालांकि शेखर के दिल की बात मुझे समझ नहीं आती। मैंने उसे कई बार मुझे चुपके से निहारते हुए देखा है, पर उसके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है, यह मुझे नहीं पता। हाँ, मैं जानना जरूर चाहती हूँ। मैं दिन भर उसी के घर में रहती थी। वहाँ मेरे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी था, जहाँ मैं रात में सो जाती थी। मैं मालकिन की मौत के बाद शेखर के करीब करीब रहने लगी थी। मैं जवान हो चुकी थी। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरी भूरी भूरी आंखें, कसा हुआ शरीर, मोटे मोटे प्राकृतिक उभार, ये सब देख के किसी भी लड़के का मन मचल सकता है। मेरा बाहर कहीं कोई आना जाना भी नहीं था। मेरे सामने बस शेखर ही था। वह भी 20 साल का एक जवान लड़का बन चुका है। मैं उसे खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी, पर ना जाने क्यों वह मुझसे दूरी बनाता। बातों बातों में मैं कभी उसका हाथ पकड़ लेती तो मेरा हाथ झटक देता था और मुझसे कहता कि तुम मुझसे दूर रहा करो। मैं प्यार से उसका दिल जीतना चाहती थी, इसीलिए उसके लिए तरह तरह के पकवान भी बनाती थी। पर मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे अंदर कुछ कमी है या उसके अंदर कुछ कमी है, जिस वजह से वह मुझे अपने से दूर करता है। वो चोरी चोरी मुझे देखता है, पर जब मैं करीब जाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे अलग कर देता है। लेकिन बहुत जल्द मुझे शेखर के करीब जाने का मौका मिल ही गया। उस दिन सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें मेरे दिल में अरमान जगा रही थी। शेखर उस दिन काम के लिए बाहर भी नहीं जा पाया था और पूरे दिन घर पर ही था। जैसे ही सोने का टाइम आया, मैंने कहा, शेखर मुझे आज बहुत डर लग रहा है। आज का मौसम तो कयामत डाल रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं? यह सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और ना जाने क्या मन ही मन सोचने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वह चाहता भी है कि मैं उसके कमरे में सोऊं, पर वह कह भी नहीं पा रहा था। उसका यह भाव देखकर मैं काफी चिंतित हो गई थी कि कहीं शेखर मुझे इसलिए तो अपने आप से दूर नहीं रखता क्योंकि मैं गरीब घर की लड़की हूँ और मेरे मम्मी पापा मेहनत मजदूरी करते हैं। मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही काम पर लगा दिया था क्योंकि स्कूल भेजने लायक हमारे पास पैसे ही नहीं थे। मैं बिना किसी मकसद के अपनी जिंदगी जिए जा रही थी। मैं हमेशा मालकिन के घर ही रहती थी। कभी कभी अपने घर वालों से मिलने तो चली जाती थी, पर मैं बहुत अकेली थी। मुझे ऐसा कोई चाहिए था जो मुझसे प्यार करे। शायद मेरी उम्र की वजह से ही ऐसा था कि मुझे अपनी जिंदगी में एक लड़का चाहिए था और मेरे सबसे करीब शेखर ही था। अंजाम की परवाह किए बिना ही मैंने उससे कह दिया था कि मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। मेरे मन में तो यह था कि मैं अपनी पूरी रात उसकी बाहों में गुजारूं, पर ऐसा मुमकिन नहीं था। शेखर काफी देर सोचने के बाद बोला, अच्छा ठीक है, यही सो जाओ। मैं अंदर आई तो यही सोच रही थी कि मैं कहाँ सोऊं। नीचे बिस्तर लगाकर सोऊं या उसके साथ बेड पर सोऊं। मैं शेखर की तरफ देखने लगी। उसने मुझसे कहा कि तुम चाहो तो बेड पर सो जाओ, बस मुझसे दूरी बनाकर रखना, या फिर चाहो तो नीचे भी सो सकती हो। शेखर तो मुझे शराफत दिखा रहा था, पर मुझे उसके करीब ही सोना था तो मैं बेड पर ही सो गई। बारिश की वजह से काफी ठंड लग रही थी, ऊपर से पंखा भी चल रहा था। शेखर एक चादर ओढ़कर किनारे पर सो गया था। मैं ठंड से कांपने लगी और फिर अचानक बिना सोचे समझे शेखर के चादर के नीचे आ गई और इंतजार करने लगी कि शेखर क्या करता है। पर वह तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। अचानक मैंने सटकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, शेखर मुझे बहुत ठंड लग रही है। बस इतना कहकर मैं उसके ऊपर चढ़ गई। मुझे इस हाल में देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, पर उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी थी। चलती भी कैसे नहीं। मैं एक जवान और बेहद खूबसूरत लड़की हूँ जो कि उसके इतने करीब थी। मैंने कहा, मुझसे रहा नहीं जाता शेखर। मैं बहुत अकेली हूँ, तुम प्लीज मेरा अकेलापन आज रात के लिए दूर कर दो। मैं उसके बिल्कुल करीब आ गई और उसके होठों को चूमने लगी थी। अब वह भी बहकने लगा था, पर उसके चेहरे में मुझे डर नजर आ रहा था। मैं उसके शर्ट के बटन खोलने लगी, पर वह मुझे रोक रहा था। कहने लगा, नीलम प्लीज ऐसा मत करो। मैंने ललचाई आंखों से उसकी ओर देखा और पूछा, क्यों ना करूं शेखर?
मैं उसकी तरह प्यार भरी नज़रों से देखने लगी और धीरे धीरे उसके बटन खोलने लगी थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसके सारे कपड़े उतारे और उसे देखा तो मेरी चीख निकल गई। मैं डर के मारे बिल्कुल थर थर कांपने लगी थी। मुझे ज़रा भी इल्म नहीं था कि मैं ऐसा नज़ारा देखूंगी। मेरा चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। मैं एक पल भी वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा था जैसे कि बाहर ही आ जाएगा। मेरी सांसें बहुत तेज़ हो गई थी और फिर मैं दौड़ती हुई उसके कमरे से बाहर निकल गई। मेन गेट खोलकर मैं बाहर निकल गई और बारिश में भीगती हुए दौड़ने लगी थी। मैं पागलों की तरह दौड़ी जा रही थी और वही नज़ारा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था जो अभी मेरे साथ हुआ था। बारिश के पानी के साथ मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं शेखर को बहुत पसंद करने लगी थी। भागती हुई मैं अपने घर तक पहुंच गई। जैसे ही मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला तो मुझे सामने खड़ा पाया। मुझे देखकर वह बिल्कुल विचलित हो गई थी। तभी मेरे पापा सामने आए और बोले, क्या बात है बेटा? इतनी रात को यूं दौड़ के क्यों आ रही है? सब ठीक तो है ना? मेरे पापा मेरे मम्मी को ही डांटने लगे कि जवान लड़की है। तुझे कितनी बार कहा था कि उस जवान लड़के के साथ घर पर काम मत करवा, कुछ ऊंच नीच हो जाएगा, पर तूने मेरी एक भी नहीं सुनी और आज देख कैसे वह भागकर घर आई है। तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरी शर्ट का बटन भी ठीक से नहीं लगा था। मेरे बाल भी बिल्कुल बिखरे हुए थे। कोई भी देखेगा तो यही सोचेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मेरी मम्मी ने मुझे घर के अंदर ले लिया और जोर जोर से रोने लगी थी। बोली, यह क्या हो गया? मैं उन लोगों को कुछ कह भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद अपने आप को संभालने के बाद मैंने कहा, मेरे साथ आज की रात। जब मैं 16 साल की थी तब से ही मेरी माँ ने इस घर पर मुझे काम पर लगा दिया था, क्योंकि घर की मालकिन बहुत बीमार थी। उस वक्त शेखर करीब 18 साल का था। मैं धीरे धीरे जवान हो रही थी। मालकिन के बेटे को देखकर मेरा मन मचलता था, पर वह मेरी ओर कभी भी आंख उठाकर नहीं देखता था और हमेशा अपने काम में ही लगा रहता था। काम करते करते मुझे पता चला कि घर में एक बेसमेंट थी। शेखर अपना काम खत्म करके घर आता और फिर बेसमेंट में चला जाता था। वो घंटों वहीं पर बैठा रहता था। बेसमेंट से अजीबोगरीब आवाज़ आती थी और कुछ धुआं धुआं सा लगता था। पहले मुझे यही लगता था कि शेखर नीचे बैठकर नशा करता है, पर जब वह मेरे पास आता तो उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह कोई नशा किया हुआ है। वह बिल्कुल स्वाभाविक लगता था, पर बहुत ही परेशान सा लगता था। मैं हर वक्त उसके ऊपर नज़र बनाए रखती थी, क्योंकि मुझे वह पसंद था। एक दिन मालकिन सो गई थी और शेखर बेसमेंट में था। उस मौके का फ़ायदा उठाकर मैं भी बेसमेंट के अंदर चली गई थी। मैं वहाँ खड़ी थी तो देखा शेखर बिना शर्ट के कमरे में पता नहीं क्या कर रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं उसकी बॉडी को देख रही थी। अचानक से मैं उसके करीब चली गई और उसके पीठ पर हाथ रख दिया। शेखर बिल्कुल भड़क गया और मुझे डांटने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। फिर उसने अपने जिस्म को तुरंत ढक लिया और मैं उसके जिस्म को देख ही नहीं पाई थी। शर्ट पहनने के बाद में वो मेरी तरफ मुड़ा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया? वो बहुत गुस्से से कह रहा था, पर उसकी आंखों में मुझे प्यार नजर आ रहा था। मैं तुरंत उसके करीब चली गई थी और उसके होठों पर किस कर दिया और बोला, तुम्हें मिस कर रही थी इसलिए देखने आई हूँ। मेरे अचानक इस हमले से वह घबरा गया और बोला, यह सब क्या है? पर उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घसीटकर बाहर निकाल दिया और फिर बोला, नीलम दोबारा बेसमेंट के अंदर मत आना। और इतना कहकर उसने बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं वहीं खड़ी खड़ी देखती रह गई। मुझे जरा भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। जब शेखर आया तो मैं आंखें फाड़े उसकी ओर देख रही थी कि आखिर मुझे बेसमेंट से यूं क्यों निकाल दिया। उसकी आंखों में मुझे एक अफसोस नजर आ रहा था। उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, देखो यह सब ठीक नहीं है, तुम मुझसे दूर रहा करो। उसके बाद से ही शेखर जब भी मुझे देखता तो ऐसा लगता कि मुझे चाहता है, पर ना जाने क्यों मुझे अपने करीब नहीं आने देता। गांव में हमारी अपनी ज़मीन है। ज़मीन एकदम कम थी। इसी वजह से पापा गांव छोड़कर शहर आ गए थे। पापा मजदूरी करने लगे थे और मेरी माँ लोगों के घर में काम करती थी।
आर्थिक हालत सुधारने के लिए मेरी माँ ने मुझे काम पर लगाया था। यहाँ पर मुझे रहने खाने के अलावा 500 मिलते थे। शायद हम गरीब हैं, इसी वजह से शेखर मुझे अपने आप से दूर करता है। पर कहते हैं ना कि जब भी हमें कोई काम करने से मना किया जाता है तो हमें वही काम करने का मन करता है। मुझे जब भी मौका मिलता मैं बेसमेंट में जाकर झांकती थी। अगर शेखर देख लेता तो मुझे बहुत डांटता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि तुम वहाँ पर करते क्या हो। उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अब वो बेसमेंट का दरवाज़ा भी बंद कर लेता था। लेकिन आज मैंने जो कुछ भी देख लिया था उससे मेरा दिल दहल उठा था। मैं शेखर के एकदम नज़दीक थी और उसकी शर्ट उतारते ही मुझे जो कुछ भी नज़र आया था उसे देख मैं डर से कांपने लगी थी। क्या यही वजह थी कि वह बेसमेंट में वक्त गुजारता था और बस सोने के लिए ही ऊपर आता था? आखिर यह सारा मांजरा क्या है? मेरी मम्मी पापा रोना धोना कर रहे थे। अपने आप को संभालते हुए मैंने कहा, माँ शेखर ने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे आप लोगों की याद आ रही थी। पूरे दिन से इतनी कयामत वाली बारिश हो रही थी कि मैंने बुरा सपना देखा और सपना टूटते ही मैं दौड़ती हुई आप लोगों के पास आ गई। शेखर अच्छा लड़का है, वह कभी भी मेरी तरफ गंदी निगाह से नहीं देखता है। मेरी बातें सुनकर मेरे घर वालों ने राहत की सांस ली, पर मैंने उन्हें सच नहीं बताया था। मुझे सच बताने की हिम्मत नहीं थी, जिस वजह से अगले दिन उन्होंने फिर से मुझे काम पर भेज दिया। मैं सुबह काम पर आई तो देखा शेखर घर पर ही था। शायद वह मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उससे कोई भी बात किए बिना सीधा घर का काम करने लगी। शेखर मेरे आगे पीछे घूम रहा था। उसने सोचा था कि मैं उससे कोई सवाल पूछूंगी, पर मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। मुझे उससे नफरत सी हो गई थी। शाम तक वह मेरे आगे पीछे ही घूमता रहा। जब मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया तो अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तुम बस बैठ जाओ। मैं उसकी तरफ देखने लगी थी। मैं उसे पसंद करने लगी थी, पर कल रात के बाद मेरा दिल टूट चुका था। अब शेखर बोलने लगा। उसने कहा, जब मैं 16 साल का हुआ था तो गलत संगत में पड़ गया था। अपने दोस्त के साथ गलत जगह पर जाने लगा था और वहाँ औरतों के साथ रात गुजारता था। मेरे पापा नहीं थे और मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी, तो मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। मैं जवानी के जोश में अलग अलग लड़कियों के साथ रिश्ता बनाता था। मेरे क्लास की एक लड़की थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। मैं और मेरे दोस्त उस लड़की को हासिल करना चाहते थे और हमें मौका भी मिल गया था। हमने उसे जबरदस्ती उठा लिया था और फिर उसे एक झोपड़े में लेकर आ गए थे। हम सबने मिलकर बारी बारी से उसके साथ गलत काम किया। वह बहुत रोई थी, गिड़गिड़ाई थी कि मुझे छोड़ दो, पर हमने उस पर दया नहीं की। हमने उसकी कुछ गंदी वीडियो भी बना ली थी और कहा था कि अगर किसी को बताओगी तो यह वीडियो सबको दिखा देंगे। रोती हुई उस लड़की ने मुझे श्राप दिया था कि भगवान तुम्हें इसकी ऐसी सजा देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। हमने उसकी बात को हंसकर टाल दिया था, लेकिन जब मैं घर आया तो मेरे पेट की चमड़ी में बहुत जलन होने लगी थी। मैंने कपड़ा भिगाकर अपने पेट पर रख दिया था। ना जाने चमड़ी इतनी क्यों जल रही थी। मैं उस जलन से तड़प रहा था और कुछ घंटे के अंदर मेरे पेट में बड़े अजीब से दाने निकल आए थे। मैं डॉक्टर के पास गया, पर दाने बहुत बड़े हो गए थे। डॉक्टर ने उसकी दवाई तो दी थी, पर वह ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। दाने फूलते चले गए और मेरा पेट ऐसा गंदा हो गया। अब मैं किसी लड़की के करीब जाने के लायक भी नहीं रहा। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कोई लड़की देखती तो डर जाती और उसका दर्द मुझे अलग होता था। जब तुम यहाँ काम करने आई तो मैं भी तुम्हें मन ही मन चाहने लगा था, पर मैं जानता था कि कभी ना कभी तुम मेरी शर्ट उतारोगी तो वह दाने तुम्हें दिख जाएंगे। बाकी लड़कियों की तरह तुम भी डर जाओगी और कल रात वही हुआ। मैं इसके टोटके कर रहा हूँ कि यह ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाए और इसी वजह से मैं बेसमेंट में जाता था। मैं एक तांत्रिक से इसका इलाज करवा रहा हूँ और अभी थोड़े थोड़े ठीक भी होने लगे हैं। तांत्रिक बाबा ने कहा है कि अभी इन्हें ठीक होने में 6 महीने और लग जाएंगे। उसकी ये सारी बातें सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई थी। मैं शेखर को अच्छा लड़का समझती थी, पर उसने अपनी जिंदगी में इतने गलत काम किए हैं। शेखर ने कहा, मैं आज भी उस लड़की की तलाश भी कर रहा हूँ जिसने मुझे श्राप दिया था। मैं उसके पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ।
मुझे पता है कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, पर कम से कम मेरे दिल का बोझ तो हल्का होगा। मैंने उसको बहुत खोजा, पर शायद वह लड़की शहर छोड़कर चली गई है। करीब 6 महीने के बाद धीरे धीरे शेखर इस इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो गया। मैंने भी इसमें शेखर की बहुत मदद की थी और उसके बाद शेखर ने मेरा हाथ थाम लिया। वो बोला, मैंने अपनी जिंदगी में जो भी गलतियां किया है मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाए और मैं भी तुम्हारे साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता सकूँ। उसने मेरे माँ बाप से मेरा रिश्ता मांग लिया था और वह भी खुशी खुशी मेरा हाथ उसके हाथ में देने के लिए तैयार हो गए थे। शेखर पूरी तरीके से ठीक हो चुका था और वह अपना सबक सीख चुका था कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारी शादी के बाद हम दोनों ने मिलकर उस लड़की को खोजा और उससे मिलकर हमने माफ़ी मांगी। उससे माफ़ी मांगने के बाद